नमस्कार साथियों, मैं बलवीर सिंह कौरव, माध्यमिक शिक्षक एसआरजी साइंस ग्वालियर। आज हम लोग चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना कैसे बनाएं। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो अभी हमें सभी शिक्षकों को अपने विषय से संबंधित पाठ्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया है, इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथियों को अपने विषय से संबंधित दो पाठ योजनाएं बनाना है। तो हम लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण योजना या पाठ योजना कैसे तैयार करें, इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाठ योजना बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी सामग्री हमें पाठ योजना बनाने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पाठ योजना बनाने के लिए हमें दो मुख्य चीज़ें चाहिए। एक तो हमें अपने विषय से संबंधित पाठ्यपुस्तक, जिस विषय को भी हम अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, उस विषय से संबंधित जिस कक्षा को हमें अध्यापन कराना है उस कक्षा की पाठ्यपुस्तक, और इसके साथ साथ दूसरी जो सामग्री हमें चाहिए वो चाहिए लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक। तो जो लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक है, अभी 2 साल पहले प्रत्येक विद्यालय को दी गई थी, प्रत्येक शिक्षक के लिए विषयवार। जो विषयवार शिक्षक हैं वहाँ हमें प्रत्येक कक्षा और विषय की लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक दी गई थी। तो टीचर हैंडबुक और पाठ्यपुस्तक दो की सबसे पहले हमें आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही हैं वो विज्ञान की हैंडबुक है, साइंस की टीचर हैंडबुक है और विज्ञान कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक है। तो एक बेसिक आधार लिया है मैंने, बेसिक मॉडल के तौर पर मैंने ये पाठ्य योजना तैयार की है कि हम किस तरह से पाठ्य योजना बनाएंगे। तो ये टीचर हैंडबुक और पाठ्यपुस्तक उस कक्षा से संबंधित जिस कक्षा के लिए हमें पाठ्य योजना बनाना है। तो इस पाठ्य योजना को बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने हमें 9 बिंदु दिए हैं। इन 9 बिंदुओं के आधार पर ही कुछ सुझावात्मक पाठ्य योजनाएं इस टीचर हैंडबुक में भी दी गई हैं, वो केवल सुझावात्मक हैं। तो इन 9 बिंदुओं का चयन हम सभी शिक्षक साथी किस तरह से करें, कहाँ कहाँ हमें परेशानी आती है, उन सभी परेशानियों के बारे में हम इस पाठ्य योजना के अंतर्गत समझेंगे कि किस तरह से हमें पाठ्य योजना को तैयार करना है। तो 9 बिंदु जो हैं वो हमारे 9 बिंदुओं का ये कॉलम है, ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट पर हमें 9 बिंदुओं के आधार पर पाठ्य योजना को तैयार करना है। इसका जो मेन विषय है वो विषय है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण, जो हमें सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में दिख रहा है कि ये जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो, इसके लिए लर्निंग आउटकम पर बेस्ड एक शिक्षण योजना या पाठ्य योजना हमें तैयार करना है। और ये पाठ्य योजना या शिक्षण योजना किसी एक ही शिक्षक को तैयार नहीं करना, सभी शिक्षक साथियों को तैयार करना है। शिक्षक साथियों के अलावा जो हमारे मॉनिटरिंग फील्ड में आते हैं, सीएसी, बीएसी, उन सभी को भी ये पाठ्य योजना तैयार करना है। तो सबसे पहले पाठ्य योजना तैयार करने के लिए हमें जिस विषय और जिस कक्षा की पाठ्य योजना तैयार करना है, उस पाठ्य योजना को तैयार करने से पूर्व संबंधित पाठ को शिक्षक को या सीएसई को या बीएसई को, जो भी बना रहा है इसको, उसे कम से कम 1-2 बार उस पाठ को गहनता से पढ़ना होगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड में ये उसकी एक थीम बनाना होगी कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि संबंधित कक्षा की और विषय की पाठ्यपुस्तक हमें आवश्यक है। तो उस पाठ पुस्तक के पाठ को हमें पढ़ना होगा।
अगर हम कोई सरल पाठ है तो एक बार पढ़ने के बाद भी हम शिक्षण योजना बना सकते हैं। अगर कहीं हमें एक बार में उसकी पूरी थीम या उसकी समरी हमारे माइंड में नहीं आ पाती, कहीं कोई हमें दुविधा या असुविधा लगती है, तो हम उस चीज़ को दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। तो एक दो बार पढ़ के हम उसकी पाठ वस्तु को पढ़ सकते हैं कि हम बच्चे को क्या क्या चीज़ें इस पाठ के दौरान पढ़ाएंगे। तो इस तरह से सबसे पहले जब माइंड मेकअप हमारा हो जाता है, उसकी विषय वस्तु हमारे दिमाग में आ जाती है, तो इन 9 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं कि इनमें से इन 9 बिंदुओं में कैसे कैसे लेके आना है, किस बिंदु के अंतर्गत क्या क्या लिखेंगे। तो पहला बिंदु है हमारा अवधारणा का क्षेत्र। अब इनमें चूंकि जो 9 बिंदु हैं, उन 9 बिंदुओं में से केवल 7 बिंदु ही ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बिंदु है आपका पाठ का नाम। तो पाठ का नाम तो जिस पाठ की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वो पाठ का नाम होगा, और उस पाठ को हम कितने पीरियड में, कितने कालखंड में पूरा कर सकते हैं। तो कालखंडों की संख्या हम अपने अनुसार भी एक सुझावात्मक रूप से बना सकते हैं। अगर कहीं 90 मिनट का कालखंड लग रहा है तो 90 मिनट के अनुसार हम उस पाठ की पाठ वस्तु को विभाजित करेंगे, और यदि कहीं 45 मिनट का, 40 मिनट का पीरियड लग रहा है या कालखंड है, तो उसके अनुसार हम पाठ कालखंडों का निर्धारण करेंगे या बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है अवधारणा क्षेत्र। ये पहला बिंदु है इस पाठ योजना का। तो अवधारणा क्षेत्र होता क्या है? सबसे पहली बात ये आती है कि अवधारणा क्षेत्र क्या है। तो अवधारणा क्षेत्र क्या है? किसी भी कक्षा स्तर से संबंधित समस्त पाठ पुस्तक को मुख्य रूप से कुछ चिन्हित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यही चिन्हित क्षेत्र अवधारणा क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाठ योजना तैयार करने से पूर्व हमें उस पाठ को एक या दो बार पढ़ना होता है। तो पढ़ने के बाद हम उसे कुछ क्षेत्रों में बांट लेंगे। मुख्य उसके जो क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में उसको अपन बांट लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी क्षेत्र उसमें निकल के आते हैं उतने क्षेत्रों में हम बांट लेते हैं, और वही अवधारणा क्षेत्र है। अगर 4 क्षेत्र उसमें से निकल के आ रहे हैं तो 4 अवधारणा क्षेत्र हो जाते हैं, 2 क्षेत्र निकल के आ रहे हैं तो 2 अवधारणा क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो पाठ है हमारा, उसकी पाठ वस्तु को कुछ चिन्हित क्षेत्रों में डिवाइड कर लें, और जितने चिन्हित क्षेत्र बनते हैं वही हमारे अवधारणा क्षेत्र हैं। अब जब हम उस पाठ्य योजना को फिर हम प्रवर्तित करेंगे, जब हम उस पाठ्य योजना को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र से संबंधित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करें। जो हमें शिक्षण कार्य करना है, मूल्यांकन करना है, आकलन करना है, तो उन अवधारणा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, और प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र को समान अधिभार दें, समान वेटेज दें, जिससे कोई भी विद्यार्थी पूरी अवधारणा को सही तरीके से समझ सके। ये नहीं कि हमने पाठ के शुरुआत को बहुत ज़्यादा समय दे दिया, पाठ का जैसे जैसे अंत आता जा रहा है हम उसे छोटा करते चले जा रहे हैं। तो प्रत्येक अवधारणा क्षेत्र को हमें समान अधिकार देना चाहिए, जिससे बच्चे के उस कक्षा स्तर से संबंधित अवधारणा क्षेत्र दक्ष हो सकें। जो अवधारणा क्षेत्र हैं उस पाठ वस्तु से संबंधित, उनमें विद्यार्थी पूर्ण रूप से दक्ष हो सके, या बच्चा उन अवधारणा क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दक्ष हो सके। तो पहला बिंदु था हमारा ये। इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा बिंदु आ जाता है पाठ का नाम और क्रमांक। तो इसमें हमें केवल नाम और क्रमांक लिखना है। फिर जो हमारा मेन चर्चा का बिंदु है वो है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। तो पेडागोजिकल प्रक्रिया क्या होती है? ये थोड़ा नाम अटपटा सा लगता है, और नाम के साथ साथ ये समझ में नहीं आता कुछ शिक्षक साथियों को कि हमें इसमें करना क्या है। तो ये बहुत सरल सी चीज़ है। हम पाठ पढ़ाने के दौरान, अर्थात जो हमने अवधारणा निकाली थी, उस अवधारणा को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर, हम नया पहले कुछ नहीं देंगे, बच्चे को उसके परिवेश से उस पाठ वस्तु तक लाने की कोशिश करेंगे। तो पूर्व बच्चे को
उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर उन अवधारणा क्षेत्रों पर या अवधारणा क्षेत्रों से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और चर्चा करते हुए कोई कहानी सुना सकते हैं, कोई कविता सुना सकते हैं, उससे संबंधित कोई पहेलियां हम उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं। समाचार पत्रों की कोई कटिंग हो या समाचार पत्र हो तो उसका वाचन भी हम कर सकते हैं, कुछ प्रयोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी प्रस्तावना को बच्चों से निकलवाएंगे या बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। किसी अवधारणा क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए कक्ष में विभिन्न प्रकार के तरीके अपना करके अवधारणा को विकसित किया जा सकता है या बच्चों में इस तरह के अवसर दिए जा सकते हैं। अब इन सभी को क्या है, जो पेडागॉजिकल प्रक्रियाएं, जैसे जैसे हम पाठ को समझाएंगे उस समझाने के दौरान हम बच्चे को विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करेंगे, कुछ एक्टिविटीज भी कराएंगे जिससे हमारी उन गतिविधियों से पाठ की अवधारणा को समझने में बच्चे को मदद मिलेगी। तो पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है कि अवधारणा को समझाने के लिए जो क्लास में या कक्ष में गतिविधियां कराई जाती हैं वही पेडागॉजिकल प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट बिंदु जो आ जाता है वो है हमारा सहायक शिक्षण सामग्री या TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री जैसा कि नाम है इसका उसी तरह से स्पष्ट हो जाता है, उसी के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि जो पाठ पुस्तक है उस पाठ पुस्तक के अलावा हम कक्ष में शिक्षण के दौरान जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो सभी हमारी सहायक शिक्षण सामग्री है। अगर कोई शिक्षक ये कहता है कि मैं बगैर शिक्षण सामग्री के शिक्षण कराता हूँ तो मतलब ये निकलता है कि उसे शिक्षण सामग्री के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है या वो नहीं समझ पा रहा है कि सहायक शिक्षण सामग्री क्या है। यहाँ तक कि हमारा जो चौक है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, ये भी एक प्रकार की सहायक शिक्षण सामग्री है। तो पाठ पुस्तक के अलावा पाठ को पढ़ाने में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है वो सभी क्या कहलाती है, सहायक शिक्षण सामग्री कहलाती है। सहायक शिक्षण सामग्री जरूरी नहीं है कि हर परिवेश में हर जगह एक जैसी हो। परिवेश के अनुसार या वहाँ पर उपलब्धता के अनुसार हम सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोई दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ लाइट नहीं है तो हम ऑडियो विजुअल सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग वहाँ नहीं कर सकते, लेकिन उस परिवेश के अनुसार, उस स्थान के अनुसार, उन बच्चों की समझ के अनुसार ऐसी सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग हमें करना चाहिए जो उस परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो और बच्चे उसे आसानी से समझ सकें और जो संबंधित अवधारणा या पाठ वस्तु से बच्चे उसको जोड़ सकें। तो ये मुख्य रूप से सहायक शिक्षण सामग्री होती है जिसमें हम अलग अलग पाठ के अनुसार उसमें बना सकते हैं। कोई चित्र भी हो सकता है, चार्ट भी हो सकता है, मॉडल्स भी हो सकता है, वर्किंग भी हो सकती है और केवल प्रतिरूप के रूप में भी हो सकती है। तो सहायक शिक्षण सामग्री ये है क्योंकि कोई भी ज्ञान अगर हम देख के और करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। तो सहायक शिक्षण सामग्री के बारे में हम लोग जो भी उपयोग करेंगे पाठ पुस्तक के अलावा वो बच्चे के उस अवधारणा से संबंधित होना चाहिए। फिर हमारी बात आ जाती है सीखने के संकेतक, लर्निंग इंडिकेटर्स। तो लर्निंग इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, लर्निंग इंडिकेटर से क्या आशय है? तो सीखने के संकेतक मुख्य रूप से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का अवसर देते हैं कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा। मतलब ये हम सोच के चलें कि बच्चे को अगर हम ये अवधारणा पढ़ा रहे हैं, इस पाठ वस्तु को पढ़ा रहे हैं, उस पाठ वस्तु को पढ़ाने के दौरान बच्चा क्या सीख पाएगा या सीख पाता है या सीख पाना।
बच्चे उस दौरान जो भी सीख पाते हैं वो उनके सीखने के संकेतक हैं, इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स मतलब उनकी एक उत्सुकता को या जागरूकता को उत्पन्न करते हैं, जो बच्चे के लिए ये लालायित कर देती है कि हम अगर इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये चीज़ हम सीख पाएंगे। जैसे विज्ञान है, गणित है। अगर हम विज्ञान की बात करें, जैसे कक्षा 6 में सबसे पहले है भोजन, यह कहाँ से आता है, तो बच्चों को ये लगेगा या संकेतक ये है कि भोजन के बारे में सीखेंगे, उसके स्रोत क्या है, भोजन कहाँ से आता है, फिर कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम उनको पढ़ेंगे तो बच्चा इनके बारे में सीख पाएगा या सीख पाना। तो ये उनके सीखने के संकेतक है। तो इसके बारे में यही है कि वे सोचने का अवसर देते हैं कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसे और सीखने की आवश्यकता है। स्वयं सीखने वाली गतिविधियां बच्चों में निरंतर चलने वाले अवलोकनात्मक और गुणात्मक आकलन का आधार बनती हैं। जैसे हम बार बार सीसीई कहते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो जो बच्चा धीरे धीरे सीखता जाएगा, आज उसने केवल भोजन के प्रकारों के बारे, भोजन के स्रोतों के बारे में सीखा था, कल उसने जाकर के उसमें भोजन के स्रोत के साथ साथ उसके प्रकार भी सीख लिए कि शाकाहारी भोजन क्या है, मांसाहारी भोजन क्या है, इसके बारे में भी सीख लिया। जंतुओं से कौन सा भोजन प्राप्त होता है, पौधों से कौन सा भोजन प्राप्त होता है, ये सीख लिया। तो धीरे धीरे सनई सनई एक तरह से क्या है, बच्चा सीखता चला जाता है। तो उसमें एक सतत और व्यापक मूल्यांकन में भी मदद मिलती है। ये सीखने के संकेतक या इंडिकेटर्स हैं जो बच्चे को सीखने में, और हम अगर इंडिकेटर्स को बेस बना के अपना पाठ पढ़ाते हैं तो आगे जाकर के बच्चे को सीखने में कहीं कोई दुविधा नहीं होगी। बच्चे बड़ी आसानी से उस चीज़ को सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। जब हमने पाठ योजना के सबसे प्रारंभ में जैसे अवधारणा क्षेत्र को विकसित किया, अवधारणा के बाद पेडागोजिकल प्रक्रियाओं के दौरान हमने विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कराई या प्रक्रियाएं जो है वो कराई, प्रस्तावना के साथ प्रस्तावना निकलवाई, टीएलएम के माध्यम से उसे पढ़ाया, पढ़ाने के बाद संकेतकों को ध्यान करते हुए उससे विस्तृत रूप से चर्चा की। फिर उसके बाद हमारी जो उत्तरदायित्व बनता है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वह मूल्यांकन हेतु गतिविधियां। मतलब मूल्यांकन हम बच्चे का कैसे करें। तो मूल्यांकन करने के लिए हम उस पाठ या विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों को बनाते हैं और उन प्रश्नों को पूछते हैं। प्रश्न सामान्यतः ऐसा पूछा जाना चाहिए जिसका कि कोई एक उत्तर ना हो, क्योंकि एक उत्तर में क्या होगा, या तो बच्चा बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो 50-50% का रेशियो बन जाता है। सामान्य रूप से पाठ पढ़ाने के दौरान ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए, ऐसे सरल प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए जिसके एक से अधिक आंसर्स हों, एक से अधिक उत्तर हों, जिससे बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा या बच्चा सोचने को मजबूर होगा, सोचने के लिए विवश होगा, अपने दिमाग को भी एक्टिव रखेगा। तो ऐसे प्रश्न हमें बनाना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं। ऐसे प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए इसमें क्या होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी कुछ है। इसमें सीखने के संकेतक के लिए कि इसके लिए कि बच्चे कहाँ कहाँ क्या सीख रहे हैं, तो एनएसए जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे में भी इसके आंकड़े दिए जाते हैं। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन किया तो मूल्यांकन के आधार पर ही एनएसए क्या क्या बच्चे ने सीखा वो सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से हम देखते हैं। फिर जैसे ही वो सीख लिया तो सीखने के बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में। तो ये क्या होता है, घर एक ऐसा स्थान होता है, घर किसे कहते हैं, जहाँ किसी भी बच्चे को ऐसी परिस्थितियाँ मिल सके जिसमें वह कुछ ना कुछ सीखता है। घर में सुबह से लेकर शाम तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दैनिक जीवन की स्थितियों से जुड़ी गतिविधियां,
विद्यार्थियों की रुचि को बांधे रखने का सार्थक माध्यम बन जाती हैं। जैसे वर्षा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ढंग से होती है। अभी हम देख रहे हैं कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं कम बारिश हो रही है। उसकी विविधता के आंकड़े, मतलब हमने देख लिया किसी शहर में कि वहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, तो उसके आंकड़े अपन ने एकत्रित किए। आंकड़ों को जब एकत्रित करेंगे तो गणित में बहुत सारी रोचक गतिविधियाँ उसकी बनाई जा सकती हैं। इसी प्रकार विज्ञान में भी इन पर आधारित अनेक प्रकार के प्रयोग करवाए जा सकते हैं। इन्हीं कारण से घर में व खेल खेल में आओ करके सीखें के अंतर्गत सीखने के अवसर भी दिए जाते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे भोजन की, तो हम बच्चों से कह सकते हैं कि आज आपने क्या क्या खाया था, उसकी आप सूची बना के लाएं। कल आपने क्या खाया था, आज आप क्या क्या खाएंगे, उसकी सूची बना सकते हैं। जंतुओं से कौन कौन से भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसकी सूची बनाएं। तो ये क्या होगा, घर में बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो वही है, घर में और खेल खेल में दोनों ही बातें पूरी हो रही हैं कि बच्चों को एक इंटरेस्ट भी जागृत होगा, इंटरेस्ट भी उनका बढ़ेगा, रुचि भी बढ़ेगी और वो बच्चे उस पाठ से संबंधित सीख ही पाएंगे। केवल भोजन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाठ योजना अपन उसी को लेके इसमें चल रहे हैं मुख्य रूप से। बाकी थीम सबके लिए एक ही है, चाहे कोई भी विषय हो, कोई भी पाठ हो, हम इन्हीं 9 बिंदुओं को फॉलो करेंगे जो हमारी सेकंड नंबर की स्लाइड में 9 बिंदु राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो हमें दिए गए उनका। तो ये था आओ करके सीखें खेल खेल में। सबसे लास्ट आ जाता है हमारा सीखने की संप्राप्तियां या लर्निंग आउटकम्स। पहले क्या हुआ करता था कि शिक्षक ने पाठ्य पुस्तक के आधार पर पाठ्यक्रम को पूरा किया और वो अपना काम पूरा समझने लगता था कि मेरा काम पूरा हो गया, हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो गया, मतलब हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। जबकि अब ऐसा नहीं है। जो हमारे सीखने के संकेतक थे और जो सीखने के संकेतकों के आधार पर अगर हमने पढ़ाया है, आकलन भी उसका किया है, जब ही हम आगे बढ़े हैं, जबकि उसने उन संकेतकों को पूरा कर लिया था जो उस अवधारणा से संबंधित थे या उस पाठ वस्तु से संबंधित थे। उसके बाद जो वहाँ कर पाना हम देख रहे थे कि ये बच्चा कर पाएगा। और यहाँ जब सीखने की संप्राप्तियाँ होती हैं, जब बच्चे से हमने उनका आकलन किया, अगर उनके हम आंसर सटीक आते हैं, आंसर सही होते हैं, तो ये हो जाता है कि बच्चा उसको सीखने में सक्षम रहा है या बच्चा उसे सीख पाया है, तो बच्चा उसके बारे में बता पाता है। जैसे भोजन के स्रोतों के बारे में बच्चा बताने लगता है कि भोजन का स्रोत क्या है, पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, जंतु भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं, भोज्य पदार्थ हैं उनके स्रोतों के बारे में, गेहूं हमें कहाँ से मिलता है, सेब हमें कहाँ से मिलता है, अंडा हमें कहाँ से मिलता है, कौन देता है। यदि इनको बच्चा बताने लगता है, मतलब इस पाठ से संबंधित जो संप्राप्तियां हैं वो मिल जाती हैं। तो पाठ के दौरान जो भी बच्चा सीखेगा उसके लिए हमारी राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार कुछ गाइडलाइन है। उन्होंने उस पाठ या विषय वस्तु से संबंधित सीखने की संप्राप्तियां कुछ निर्धारित की हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी पहले दी गई हैं। और इसके लिए हमें एक बार चार्ट भी स्कूल वाइज उपलब्ध कराए गए थे, प्रत्येक विषय बार और कक्षा बार, जिनको हमें अपने कक्षा रूमों में या क्लास रूमों में टांगने के लिए कहा गया था। अगर किसी के पास नहीं है तो हम गूगल से जाके सर्च कर सकते हैं कि सीखने की संप्राप्तियां विज्ञान कक्षा 6, सीखने की संप्राप्तियां विज्ञान कक्षा 7 या 8, या जो भी विषय हमारा है, हिंदी कक्षा 4, हिंदी कक्षा 5, जिसका भी है, तो हम गूगल से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है। तो उससे ये निर्धारित हम कर सकते हैं कि कक्षा 4 के विद्यार्थी को क्या क्या चीज़ आना चाहिए। अगर वो आती है, मतलब सीखने की संप्राप्तियों को वो पूरा करता है और अपने शिक्षण में आप सफल हैं। आपने जो शिक्षण कार्य कराया है, उस शिक्षण कार्य को कराने में आप सफल हैं। तो प्रत्येक, जब पूरा सिलेबस हमारा पूरे
उस सेशन का हो जाता है, उस सत्र का पूरा सेशन वो हो जाता है पाठ्यक्रम। फिर हमारी कुछ संप्राप्तियां जो हैं, और हमने विभिन्न प्रकार के मूल्यांकनों में जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उस सतत व्यापक मूल्यांकन के आधार पर बच्चे का आकलन किया है, और उस आकलन में यदि उन चीज़ों को बच्चा कर पाता है, करने लगा है, अर्थात उसने संप्राप्तियों को पूरा किया है। इसके साथ ही जो इन 9 बिंदुओं पर आधारित एक आदर्श पाठ योजना जो है उसको मैंने बनाया हुआ है। कहीं किसी को दिक्कत आती है तो इस पाठ योजना को भी देख के हम अपने पाठ से संबंधित पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं। विषय से संबंधित जो हमारे ऊपर के 9 कॉलम होंगे वो यही होंगे। केवल अवधारणा क्या होती है मैंने आपको सबसे पहले बताया, एक बार समरी में बता देता हूँ कि अवधारणा क्या होती है। अवधारणा किस तरह से हमें निकालना है, तो जो अवधारणा में पाठ है, पाठ को हम कुछ छोटे छोटे चिन्हित क्षेत्रों में बांट देते हैं। तो पहला हो गया अवधारणा क्षेत्र। दूसरा आ गया, जैसे मैंने एक कक्षा 6 का पाठ एक लिया है, तो इसमें हमने 4 अवधारणाओं को इसमें बनाया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, भोजन के रूप में पौधों के भाग और भोजन के रूप में जंतु उत्पाद, ये 4 इनकी अवधारणाएं ली हैं। तो इन चारों अवधारणाओं को लिया। फिर दूसरी जो पॉइंट आ जाता है हमारा पाठ का नाम और क्रमांक। तो पाठ का नाम और क्रमांक जो है, पाठ का नाम और क्रमांक जो है, इसमें अपन देख सकते हैं कि अध्याय 1 और भोजन यह कहाँ से आता है। फिर अपन इसमें क्या करेंगे, तीसरा है हमारी पेडागोजिकल प्रक्रियाएं। तो हम इसको, इस पाठ को पढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करा रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करा रहे हैं, उन सभी एक्टिविटी को इन प्रक्रियाओं के दौरान हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका चौथा पॉइंट है सुझावात्मक शिक्षण सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री, इसे अपन कहेंगे। उस सहायक शिक्षण सामग्री को हम देखेंगे। सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में कुछ हम नमूने ले सकते हैं खाद्य पदार्थों के, विभिन्न प्रकार के अनाज के दाने ले सकते हैं, और जैसे गेहूं ले लिया, चना ले लिया, मूंगफली ले ली। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रबी और खरीफ की फसल के लिए जो शिक्षण सामग्री हम यूज करेंगे, बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी किसकी फसल है, रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। तो ये इस तरह से अपन ये शिक्षण सामग्री या सहायक शिक्षण सामग्री का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कालखंड। तो इस पाठ को मैंने 4 कालखंडों में डिवाइड किया है कि इन अवधारणाओं को पूरा करने के लिए हम 4 कालखंडों में पूरा कर सकते हैं। फिर आ जाता है सीखने के संकेतक, मतलब बच्चा इसमें क्या क्या सीखेगा। तो क्या क्या सीख सकता है बच्चा इसमें, बच्चा खाद्य पदार्थों से संबंधित अपने अनुभवों को साझा कर पाना। जो खाद्य पदार्थ हैं उससे संबंधित बच्चे के कौन कौन से अनुभव हैं, उनको भी जो छात्र है वो अपने अनुभवों का साझा इसके द्वारा वो कर पाएगा। दूसरा है खाद्य पदार्थों के स्रोतों को जान पाना। जब इस पाठ को हम पढ़ाएंगे तो खाद्य पदार्थों के स्रोतों को बच्चा जान सकता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कर पाना। बच्चा खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कर पाता है। खाद्य पदार्थों की जानकारी का विश्लेषण करके उनका अभिलेख बना पाना, ये इनके संकेतक हैं इस पाठ के। इसके बाद आकलन। जब आकलन हम करेंगे, पूरा चर्चा हम कर चुके हैं, तो जैसे ही हम आकलन करेंगे, उस आकलन के बाद बच्चे से कुछ प्रश्न करेंगे, और उन प्रश्न करने के लिए जैसे शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं, भोजन कैसे खराब होता है, कोई पौधों से प्राप्त होने वाले 2 भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। इस तरह से हम पढ़ाई हुई पाठ वस्तु का आकलन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में। तो इसके लिए हम बच्चों से कुछ सारणी बना सकते हैं कि आपके घर में किस व्यक्ति ने क्या खाया, आप एक दिन का पूरा चार्ट बनाएं। दूसरा क्या है, शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की सूची बनाएं। तो इस तरह से बच्चों से सूची करके कुछ प्रोजेक्ट वर्क के रूप में या आओ करके सीखें घर में, खेल खेल में हम करा सकते हैं।
फिर बच्चे का लास्ट जो आ जाता है लर्निंग आउटकम का, तो जो हमारे इंडिकेटर्स थे उन्हीं को अगर वो पूरा कर पाते हैं तो वो हमारे आउटकम है। जैसे बच्चा रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बता पाता है, रबी और जो भी है आपका रबी और खरीफ की फसल में अंतर कर पाना, उदाहरणों को बता पाना और मांसाहारी और शाकाहारी के बारे में बता पाना, ये सारा बच्चा इसके दौरान कर पाता है। तो ये थी हमारी पाठ्य योजना। इस पाठ्य योजना के बाद अगर किसी की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी इस पे लिखा हुआ है। धन्यवाद।